नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पूरा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना कि आपको पूरा बैंकिंग के एक एक टर्म्स पता होने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पूछा जाता है हम लोग वही सारा कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम पूरा क्या होता है, कितने टाइप के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक कौन सा होता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन सा होता है, कमर्शियल बैंक कौन सा होता है, कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होता है, ये सारे बैंक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग का हिस्ट्री। हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में बैंकिंग की शुरुआत कब से हुई, कौन सा बैंक कब बना, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, आज की डेट में जो भी बैंक्स हैं, चाहे वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, मतलब कि गवर्नमेंट बैंक्स हो, या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, इन सभी बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, उनकी टैगलाइन क्या है, और इसके साथ साथ उनके चीफ कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, काम करते हैं, हम लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान में कौन कौन से बैंक कब कब आए हैं, बेसिकली बैंकिंग का शुरुआत कब से हुआ। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है और बैंकिंग क्या है, क्या दोनों एक ही चीजें हैं या दोनों में फर्क है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि आखिर बैंक क्या होता है और बैंकिंग क्या होता है। सो बेसिकली बैंक इज अ प्लेस। बैंक क्या है, बैंक एक प्लेस है, ये है बैंक, ठीक है। बैंक इज अ प्लेस, या कभी कभी इसे यह भी बोला जाता है इट इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंक एक प्लेस है जहां पर प्रोसेस होते हैं, मतलब कि बेसिकली आप जाते हैं बैंक में, क्या करते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं। एटीएम की बात नहीं है, एटीएम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप बैंक जाते हैं, बैंक से भी विड्रॉल करते हैं, चेक के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल फॉर्म के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप बैंक जाते हैं, वहां पर ये सारी चीजें आप करते हैं। तो जब बैंक जाते हैं वो एक प्लेस है। और बैंकिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस। बैंकिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस, मतलब कि आप जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो वो जो पूरा प्रोसेस है दैट इज बैंकिंग। आपको कोई लोन देता है, बैंक जो आपको लोन देता है, तो लोन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो, उसे हम बोलते हैं बैंकिंग। लोन मिलता कहाँ से है, बैंक से मिलता है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, बैंक एक जगह है और बैंकिंग एक पूरी प्रक्रिया है या प्रोसेस है। जैसे आप लोन के लिए जाएंगे तो क्या होगा, पहले आपसे बोलेगा कि ये फॉर्म फिल कर दीजिए, आप फॉर्म फिल करेंगे, फिर आपसे अलग अलग तरह की आपकी आईडी पूछेगा, फिर आपसे एक गारंटी पूछेगा, फिर उसके बाद आपसे पर्पस पूछेगा, रीजन पूछेगा कि आपको लोन क्यों चाहिए। उसके बाद पूरा सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं, आप जहां पे रहते हैं, आपने अपना एड्रेस दिया है, आपका वेरिफिकेशन होता है, आपने सही दिया है कि नहीं दिया है, आपको सैलरी कितना मिल रहा है, जितना सैलरी मिल रहा है उसके बेसिस पे आपको लोन दिया जा सकता है। मतलब कि कभी आपकी जॉब छूट जाए, क्या है, जॉब सिक्योर है कि नहीं, आप लोन लोन पूरा आप पे कर सकते हैं, मतलब कि लोन विद इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनली फिर जब उनको लगता है कि हाँ सब सही है, तब वो आपको लोन अप्रूव करते हैं। तो ये जो पूरा एक प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं बैंकिंग, ठीक है। तो बैंक और बैंकिंग में बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, बैंकिंग की शुरुआत अपने हिंदुस्तान में कहां से हुई, कब से हुई। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले अगर हम बैंकिंग की बात करें तो आपका सबसे पहले जो बैंक आया हमारे हिंदुस्तान में, आजाद भारत के पहले 1770 में आपका आया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले जो बैंक आया है, तो हिस्ट्री की शुरुआत, बैंकिंग हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हुई है। क्या है बैंक का नाम, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, और इसके बाद 1830 तक ये बंद हो गया था, 1830 में, ठीक है। और उसी टाइम पर 17वीं सेंचुरी में ही एक जनरल बैंक ऑफ इंडिया भी आया था, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये सिर्फ 5 साल चला था, 1786 से 1791, ठीक है। ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते चलिएगा, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई बैंक ऑफ हिंदुस्तान से और जनरल बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में दोनों आए थे। इसके बाद सबसे पहले हमारा आया है बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ कैलकाटा। ये आपका कब आया है, ये आया है 2 जून 1806। ये डेट जरूर याद करिएगा, डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, डेट नहीं पूछता है तो आपसे ईयर पूछ लेता है कि स्टैब्लिशमेंट ईयर बताइए। और उसके बाद 1809 में, 1809 में ये बैंक ऑफ कैलकाटा
रीनेम हो गया, मतलब कि इसका दूसरा नाम हो गया, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो गया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया, इसके बाद बैंक ऑफ कलकत्ता बना 2 जून 1806 को। 1809 को इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल। कब किया गया है, 1809 में। इसके बाद आते हैं, अगला आता है हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये आपका 1840 में आया है, 15 अप्रैल 1840। ठीक है, इसके बाद आपका आया है बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, बैंक ऑफ मद्रास, ये कब आया है, 1843 में, 1 जुलाई 1843, 1843 में। ठीक है, इसके बाद जो अभी हमने बात करी, इसके पहले आपका बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम हो गया बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बॉम्बे यहां पर ऊपर मैं लिख देता हूं, बैंक ऑफ बंगाल, ये नाम इसका कब चेंज हुआ है, नाम इसका चेंज हुआ 1809 में, और ये आया कब था, 2 जून 1806 को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 जून 1806, और ब्रैकेट में लिख दिया 1809, 1809 में रीनेम हुआ। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, 1809 में रीनेम हुआ है, 2 जून 1806 को बैंक ऑफ बंगाल आया, 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे आया, 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास आया। और इन्हीं तीनों बैंकों को क्या बोला जाता था, इन्हीं 3 बैंकों को बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक। इसके बाद यही तीनों बैंक 1921 में, 27 जनवरी 1921 को आपस में मर्ज कर दिए गए, और इनका एक नया नाम रख दिया गया। नया नाम इनका क्या रख दिया गया, नया नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रख दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को नाम बदल के इसका ही नाम हो गया बाद में एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुआ है, 1 जुलाई 1955, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। कहां से शुरुआत हुई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिला के बोला इन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक आपस में तीनों बैंक मर्ज हो गए 27 जनवरी 1921 को। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही फिर 1 जुलाई 1955 को हो गया हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, और इसके चीफ हैं दिनेश कुमार खारा। अभी कौन कौन किस किस के चीफ हैं, ये सारी चीजें अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री पर चल रहे हैं, कौन से बैंक कब कब बने, सिर्फ डेट आपको बता रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर डेट पूछ ली जाए तो आपको डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। इसके बाद आप देखिए कौन कौन से बैंक कब से कब तक बने। सबसे पहले आया इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक ये आपका बना है 24 अप्रैल 1865 को, 24 अप्रैल 1865। इसके बाद दूसरा आया हमारा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ये कब बना आपका, ये बना है 19 मई 1894, 1894। इसके बाद आया हमारा बैंक ऑफ इंडिया, ये 1906 में आया है, बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906। इसके बाद 1906 में ही आपका कैनरा बैंक भी आ गया, कैनरा बैंक ये कब आया आपका, 1906 में। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया इंडियन बैंक, ये 1907 में आया, और ये कब आया, जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, 15 अगस्त 1907 को। इसके बाद 1908 को आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा ये आपका आया 1908, और ये कब स्टैब्लिश हुआ है, 20 जुलाई 1908। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये आपका आया है 1911 में, 21 दिसंबर 1911। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा बैंक कब कब आया है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं कि बैंक किस किस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आरबीआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा,
एसबीआई के बारे में पढ़ेंगे पूरा, और जो एसबीआई के मर्जर हुए हैं, जो आपस में मर्ज हुए हैं बैंक, कौन सा बैंक कब मर्ज हुआ है, और इसके साथ साथ जो लास्ट ईयर 2020 में एसबीआई का मर्जर कब हुआ था, आपको मालूम होगा 5 हमारे एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स थे वो, और एक साथ में भारतीय महिला बैंक था, इन सब का मर्जर हुआ है 1 अप्रैल 2017 को। और इसके साथ अभी आपको मालूम होगा लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 को कुछ कुछ बैंक हमारे आपस में मर्जर हो गए। तो आज की डेट में अगर देखा जाए 2017 तक हमारे पास 27 नेशनलाइज्ड बैंक थे, 27 नेशनलाइज्ड बैंक। कब तक थे ये? 2017। बट एट प्रेजेंट आज की डेट में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं? आज की डेट में 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। ठीक है, सारे मर्जर होते चले गए, उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई। तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसमें कि 6 अभी भी इंडिपेंडेंट हैं, 6 बैंक अभी भी इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं, और 6 हमारे मर्जर के बाद हो चुके हैं, 6 बैंक्स आफ्टर मर्जर। अभी ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, जब पूरा ये हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको मर्जर वाली, तो आपको ये सारी चीजें बताएंगे कौन कौन से बैंक है। लेकिन इतना आपको याद रखना है, आज की डेट में प्रेजेंट में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं इंडिया में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिंदुस्तान में आज की डेट में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 12। यही इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है, कि बैंक कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, कौन सा बैंक किस कैटेगरी के अंदर आता है, इसको पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आरबीआई, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एसबीआई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मर्जर हिस्ट्री, और उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे अपनी जो पूरी लिस्ट है, जिसमें कि बैंक, बैंक के हेडक्वार्टर्स, बैंक की टैगलाइन, और बैंक के आपके चीफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो बैंक का आपका एक तरह से स्ट्रक्चर है। बैंकिंग जो हमारा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, या हम बोल सकते हैं जो बैंक है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा सबसे ऊपर कौन सा बैंक आता है हिंदुस्तान में, सबसे ऊपर कौन सा बैंक आता है, आप सबको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके अंडर में कौन कौन से बैंक होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक आते हैं हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स। दूसरे आते हैं हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अब अगर इनकी हम सिंपल सी डेफिनेशन पता करें, या पूछें आपसे सिंपल सा इनका डेफिनेशन क्या है, शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जिन बैंक का नाम शामिल होता है उन्हें बोलते हैं शेड्यूल बैंक्स, और जिन बैंक का नाम शामिल नहीं होता उन्हें बोलते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यह है, शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किए गए। समझ गए? क्लियर? अब यहां से आ जाते हैं हम शेड्यूल बैंक्स पर। शेड्यूल बैंक्स में देखिए यहां पर भी अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स, इसको अलग तरह से मतलब कैटेगराइज किया गया है, कॉमर्शियल बैंक, और दूसरा होता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए कि कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं। कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर अब जितने भी हमारे यहाँ पर बैंक हैं, पीएसयूज, जिन्हें बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके बाद पीएसयू मतलब एक तरह से गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक। इसके बाद जितने भी आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। और इसके बाद आपके आ जाते हैं फॉरेनर बैंक्स, जैसे कि आपको मालूम होगा सिटी बैंक यूएसए का है, एचएसबीसी है ना, ये सब फॉरेनर बैंक है। तो अब ये हो गया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को भी अलग तरह से कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से बैंक आ जाते हैं कमर्शियल बैंक में? पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक आ जाते हैं, आरआरबीज आ जाते हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स,
और आ जाते हैं आपके फॉरेनर बैंक्स। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन से बैंक होते हैं भैया? जितने हमारे यहाँ पर नेशनलाइज बैंक हैं वो, या फिर एसबीआई हो गया, ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर में। कौन कौन से? एसबीआई और साथ में जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं। ठीक है, एसबीआई नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में नहीं आता है। एसबीआई का अपना एक्ट है, एसबीआई पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, एसबीआई एक अलग बैंक है। ठीक है, नेशनलाइज बैंक में नहीं आता है। ये पूरा एक तरह का स्ट्रक्चर है। अब देखिए आरबीआई बेसिकली क्यों बनाया गया है, आरबीआई क्या क्यों बनाया गया है, इसका मतलब क्या, आरबीआई क्या करता है? ये जितने भी सारे आपके बैंक्स हैं इन सब के ऊपर कंट्रोल करता है हर चीज के लिए। और आरबीआई में और इन मेजर बैंक्स, जो ये सारे बैंक्स हैं, इनमें और इनमें बेसिक अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस, ये सारे जो भी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक हो, आरआरबी हो, फॉरेनर बैंक्स हो, ये किससे डील करते हैं? हम और आप जैसे लोगों से, पब्लिक से डायरेक्ट डील करते हैं। लेकिन क्या आरबीआई डायरेक्ट डील करता है क्या? आरबीआई नहीं करता। तो ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आपसे पूछता है आरबीआई और बाकी अदर बैंक में क्या डिफरेंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि बाकी सारे बैंक्स पब्लिक से क्या करते हैं? डायरेक्ट डील करते हैं, और आरबीआई डायरेक्ट डील नहीं करता। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पहले आपको बता दिया, पब्लिक से डील, मैं लिख देता हूं नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। पहला क्या है, यहां पे लिख दिया मैंने आरबीआई, और यहां पे लिख दिया आपके कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होती है, और यहां पर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे के सारे जो भी बैंक्स हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? बेसिकली दीज बैंक ऑफर बैंकिंग सर्विसेज। मतलब कि क्या काम होता है कमर्शियल बैंक्स का? आप डिपॉजिट जमा कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। जबकि आरबीआई ऐसा करता है क्या? आरबीआई से आपको लोन मिलता है क्या? आरबीआई में आप जाके पैसा जमा कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा आरबीआई में नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आरबीआई में और बाकी सारे बैंक में। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये क्या करते हैं? बैंकिंग सर्विसेज ही तो प्रोवाइड करते हैं आपको। आप जाते हैं, मतलब बेसिकली दे एक्सेप्ट द बैंक, दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड दे डिसबर्स द लोन, दे अप्रूव द लोन। क्या करते हैं? डिपॉजिट आपसे लेते हैं, इसके अलावा लोन देते हैं। अब ये कैसे लोन कहाँ से देते हैं? जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं ना, आपने देखा होगा कि आपको बैंक देता है साल का कुछ कुछ रेट ऑफ परसेंट आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। आप अपने सेविंग अकाउंट में अगर पैसे पड़े रहने दीजिए तो एक साल बाद देखिए उसमें जितने पैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आरबीआई एसबीआई का था पहले 4% था, फिर 3% हुआ, और अभी शायद 2.75% हो गया या उससे भी कम हो गया है। अब आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है कितना दे रहा है? 2.75%। लेकिन जो लोन वाले को देता है उसको कितने परसेंट पे देता है? उसको 6, होम लोन है तो सस्ता है, शायद आई थिंक 7% के आसपास है। पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो 11, 12, 13% है। तो आप सोचिए कितना डिफरेंस है। उधर से आपको जब लोन देते हैं तो देते हैं 12% पे, और यहाँ पर जो आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं तो देते हैं 2%। बीच का गैप क्या है? बीच का गैप है 10%। ये 10% क्या है? यही उनका प्रॉफिट है। सो बेसिकली ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं। ये इनका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, और जो आपके आरबीआई की हम बात करें तो आरबीआई किस लिए काम करता है? आरबीआई काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए। समझ में आ गया इन दोनों, इनमें सब में डिफरेंस, आरबीआई में और जितने भी बाकी सारे बैंक हैं इनमें मेजर डिफरेंस समझ में आ गया आपको? क्लियर? जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये क्या काम करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं 2%, लोन वाले को दे रहे हैं 12%, बीच का 10% क्या है? वही इनका प्रॉफिट है। लेकिन आरबीआई ऐसा करता है क्या? आरबीआई नहीं करता है, क्योंकि वहां तो ना आप डिपॉजिट कर सकते हैं ना आप वहां से लोन ले सकते हैं। आरबीआई बेसिकली सोशल वेलफेयर या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई? यहां तक आपको समझ में आ गया पूरा? तो अभी तक जितना पढ़ा, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो ये बैंक्स होते हैं हमारे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, आरआरबीज, इनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, आखिर इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। पब्लिक सेक्टर बैंक,
इसका क्या मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि वो सारे बैंक जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग या गवर्नमेंट का शेयर परसेंटेज 51% या उससे ज़्यादा होता है, वो सारे बैंक्स आपके कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, ये सारे बैंक कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके बाद बात करते हैं नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक का क्या मतलब है? नेशनलाइज बैंक का वो मतलब है कि जो भी पहले हमारे प्राइवेट बैंक्स थे, जो भी पहले प्राइवेट बैंक थे, उनको सबको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने का मतलब है कि उनको एक तरह से पब्लिक बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट के बैंक में। ठीक है, ये होता है नेशनलाइज बैंक। अब कौन कौन से बैंक नेशनलाइज्ड हुए हैं, कब कब हुए हैं, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका 19 जुलाई 1969 को 1969 को 14 बैंक नेशनलाइज किए गए। 14 बैंक नेशनलाइज्ड किए गए 19 जुलाई 1969 को। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये ध्यान रखना है, उस टाइम पर ये जो 14 बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया गया, इनका कैपिटल था आपका 50 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद फिर से 6 बैंक और नेशनलाइज किए गए। इसके बाद किए गए 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक और नेशनलाइज किए गए। ठीक है, और ये जो बैंक नेशनलाइज किए गए थे, इनका कैपिटल कितना था? इनका कैपिटल था आपका 200 करोड़। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं। इसके बाद एक आता है आपका स्टैचुरी बैंक। अब इनका क्या मतलब है? ये क्या होते हैं? वो सारे बैंक जो कि पार्लियामेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। पार्लियामेंट एक्ट, जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा एसबीआई का। एसबीआई नेशनलाइज बैंक नहीं है। एसबीआई क्या है? एसबीआई स्टैचुरी बैंक है, या इसे हम बोल सकते हैं स्टैचुरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एसबीआई इट इज स्टैचुरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि एसबीआई जब स्टैब्लिश हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया was established under SBI Act, established under State Bank of India Act 1955 and passed in the Parliament। ये जो भी एक्ट होते हैं, जो भी बिल होते हैं, ये सब कहाँ से बनते हैं? पार्लियामेंट में ही तो पास होते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में। उसके बाद जब दोनों जगह से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। तो जब राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, वो होता है एज, उसे बोलते हैं एक्ट। ठीक है, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है फाइनल हमारा बिल, उसको बोल देते हैं बिल। ठीक है, तो एक्ट जितने भी होते हैं पार्लियामेंट से पास होते हैं। तो एसबीआई एक्ट 1955 पार्लियामेंट में पास हुआ। एसबीआई जो बना है ये इसी के अंडर आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। और ये एक स्टैचुरी बॉडी है, या हम बोल सकते हैं स्टैचुरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया हुआ है एसबीआई को एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को नोटिफाई किया हुआ है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रही, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या फिर उससे ज्यादा होती है। ये गवर्नमेंट के शेयर्स आप सीधे से बोल सकते हैं, या शेयर परसेंटेज बोल सकते हैं, या आप कंट्रीब्यूशन समझ सकते हैं। 50% या उससे ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके बाद आपके आते हैं नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक कौन से? जो आपके पहले प्राइवेट बैंक थे, बाद में पब्लिक बैंक में कन्वर्ट कर दिए गए। कब किए गए? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक किए गए, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक किए गए। इसके बाद आपका स्टैचुरी बैंक, जो कि मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट एक्ट के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, एसबीआई नेशनलाइज बैंक नहीं है, एसबीआई स्टैचुरी बैंक है, या स्टैचुरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और एसबीआई एक्ट 1955 के
अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि पार्लियामेंट से पास किया गया है एक्ट। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आता है आरआरबी, जिसे हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है। रीजनल बेसिकली ये बनाए क्यों गए थे? जो भी आपका बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए, या जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां के लोगों के लिए बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना? तो क्या है ये बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? अब इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें जो भी रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, मतलब कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्पॉन्सर्ड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्पॉन्सर्ड बैंक है। तो बैंक की शेयर होल्डिंग कितनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी होती है, और उसके बाद इसमें होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इसकी शेयर होल्डिंग होती है 50%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, जो इसका एक तरह से समझिए पेरेंट बैंक है। तो बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पेरेंट बैंक कौन सा है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक की जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, इनकी होती है शेयर होल्डिंग 35%, और स्टेट गवर्नमेंट की होती है 15%। ये सारे के सारे होते हैं रीजनल रूरल बैंक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था रीजनल रूरल बैंक को बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी, इसने ही रिकमेंड किया था कि हमारे देश में आरआरबीज डेवलप किए जाए, आरआरबीज सेटअप किए जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मदद मिल सके। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। और कौन कौन से होते हैं जो यहां पर मैंने बैंक लिखा है 35%, ये पेरेंट बैंक है। और ये कौन से बैंक होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आपको पता होगा कोऑपरेटिव बैंक होता है। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली कुछ जैसे आप कहीं रहते होंगे तो आप देखते होंगे एक सोसाइटी होती है वहां पर, है ना? कोऑपरेटिव करके बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स उन्हीं सोसाइटीज के लिए, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए, कुछ लोन चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली डेवलप किए जाते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके लिए बनाए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। आपका ये समझिए, जो आपका रूरल इंडस्ट्रीज या फिर आपका एग्रीकल्चर, उनको अगर फाइनेंस की जो जरूरत होती है तो उसके लिए काम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज मिलके एक बैंक को सेटअप करती हैं, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब हम आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये दोनों को दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं। आरबीआई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एसबीआई के बारे में हो सकता है कि आपसे ना पूछा जाए, लेकिन आरबीआई तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आरबीआई कब बना है, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज सिर्फ एक आरबीआई टॉपिक से ही बन जाते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि आरबीआई के अभी लेटेस्ट में गवर्नर कौन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, आरबीआई में कौन कौन होता है, गवर्नर होते हैं, गवर्नर के अलावा और कौन कौन होता है, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो डेप्यूटी गवर्नर के नाम आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ अकेले आरबीआई से रिलेटेड ही पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की अगर हम बात करें, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक, ये सारे बैंक को कंट्रोल करता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पीछे अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ है? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और ध्यान रखिएगा, अंडर आरबीआई एक्ट, अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, RBI was established on 1st April 1935 under RBI Act 1934। इसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। कब हो गया आरबीआई नेशनलाइज? कब बन गया आरबीआई? बन गया 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हो गया। किस कमीशन ने या किस कमेटी ने रिकमेंड किया था आरबीआई को सेटअप करने के लिए? तो उस कमेटी का नाम है जॉन हिल्टन, जॉन हिल्टन
यंग कमीशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई को लिए, आरबीआई को सेटअप करने के लिए किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? करेक्ट आंसर आपका जॉन हिल्टन यंग कमीशन। समझ में आ गया आरबीआई कब बना है? 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934। नेशनलाइज कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को जॉन हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो किसके बेसिस पर बना है? जॉन हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आरबीआई के गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक टोटल 25 गवर्नर हो चुके हैं। लेटेस्ट आज की डेट में 25th जो आरबीआई के गवर्नर हैं आरबीआई। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और आपको बता देता हूं, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आरबीआई में गवर्नर कितने होते हैं? एक। डेप्यूटी गवर्नर्स कितने होते हैं? 4। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में। अभी तक टोटल 25 गवर्नर बन चुके हैं आरबीआई गवर्नर्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट आरबीआई गवर्नर की। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, इनका क्या नाम था? जो पहले आपके आरबीआई के गवर्नर थे इनका नाम था सर ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तब जब ये बने थे उस टाइम पर हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। इसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, ये कौन थे? पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर, इनका नाम था सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। इसके बाद अभी लेटेस्ट में है 25th आरबीआई गवर्नर, 25th आरबीआई गवर्नर कौन है? आप सबको नाम पता होगा, शक्ति कांता दास। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, उनका भी नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट एक तो अभी आपके मई 2021 मई 2021 में अपॉइंट हुए। तो अब हम बात करते हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स की। डेप्यूटी गवर्नर्स, पहले नंबर पे आते हैं आपके टी रविशंकर, टी रविशंकर, ये आपके मई 2021 में अपॉइंट हुए हैं। बाकी और 3 कौन है? मुकेश कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राजेश्वर राव, और इसके बाद लास्ट में है आपके माइकल पात्रा, माइकल डी पात्रा। ठीक है, आरबीआई की पूरी बात हो गई। आरबीआई के गवर्नर कौन है ये जरूर याद रखिएगा, पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे और पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे, और अभी लेटेस्ट में कौन है 25th। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये कौन से आरबीआई गवर्नर है, 23rd, 24th, 25th, 27th। तो ये भी आपको पता होना चाहिए 25th आरबीआई गवर्नर है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा, सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा, जो कि आज म्यांमार के नाम से ये देश जाना जाता है, म्यांमार, सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा। और इसके साथ साथ आपका सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा एक तरह से पहले एसबीआई ही था। एसबीआई जो है, सॉरी मैं एसबीआई की बात कर रहा हूं, आरबीआई जो है इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो था ही था, इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा तक के लिए भी काम किया। और कब तक था? 1947 तक। मतलब कि आरबीआई सिर्फ हमारे देश का ही सेंट्रल बैंक नहीं था, बर्मा का भी सेंट्रल बैंक था, और इसके साथ साथ एक और कंट्री है उसका भी सेंट्रल बैंक था। कौन सी कंट्री है वो? सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये आपका रहा है 1948 तक। ठीक है, तो आरबीआई हमारे देश का भी सेंट्रल बैंक था, सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा भी था, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी था। लेकिन कब तक था? जब तक देश
आज़ाद नहीं हुआ था। देश आज़ाद हो गया, फिर ये अपनी कंट्री का, हमारे देश का सेंट्रल बैंक बन गया और 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया गया। आरबीआई की बात आपको पूरी समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना कैसे है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। एक बार फिर से जल्दी से आपको फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ और बता देता हूँ कि एसबीआई कब से कब तक बना है, आज तक की पूरी हिस्ट्री एसबीआई की क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बना आपका बैंक ऑफ कलकत्ता, या जिसे हम बोल सकते हैं बैंक ऑफ बंगाल। कब बना था? 2 जून 1806। बाद में रीनेम हो गया, बैंक ऑफ कलकत्ता बदल कर हो गया कब? 1809 में क्या हो गया? बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा आया था? दूसरा आपका आया था बैंक ऑफ बॉम्बे। कब आया था ये? बैंक ऑफ बॉम्बे 1840। बैंक ऑफ बॉम्बे, ये सब डेट वगैरह आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 1840। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया आपका बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास 1843, 1 जुलाई 1843, 1843। ये तीनों के तीनों बैंक थे। इनको क्या बोला जाता था? इन तीनों बैंक को बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ये जो तीनों बैंक थे, इन तीनों बैंक का मर्जर हो गया। मर्जर हुआ, मर्जर होने के बाद 27 जनवरी 1921 को ये क्या बन गए? ये बन गए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बन गए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका 1 जुलाई 1955 को क्या बन गया? 1 जुलाई 1955 को आपका बन गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये स्टैब्लिश हुआ है अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ था। और ये एक स्टैचुरी बॉडी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है और ये आपका स्टैब्लिश हुआ है अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। और ये एक स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी फाइनेंशियल बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया हुआ है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ सकते हैं कि इसने किस किस बैंक का मर्जर किया है और इसने किस किस बैंक को एक्वायर किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बात है 2008 की। 13 अगस्त 2008 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ये मर्ज हो गया किसमें? एसबीआई में। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हो गया किसमें? ये आपका मर्ज हो गया एसबीआई में। मैं यहां पर लिख देता हूं, मर्जर विथ एसबीआई। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। कब हुआ है? 13 अगस्त 2008 को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर कब हुआ है? 2009 में। ये हुआ आपका 19 जून 2009। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है। 19 जून 2009 को ये आपका मर्ज हो गया किसके साथ? एसबीआई के साथ। इसके बाद 1 अप्रैल 2017 को जो भी एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स बचे वो सारे के सारे मर्ज कर दिया गया किसमें? एसबीआई में। और इसके साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए एक और बैंक था भारतीय महिला बैंक, वो भी मर्ज कर दिया गया किसमें? एसबीआई में। मतलब कि कौन कौन से बैंक आपके 1 अप्रैल 2017 को मर्ज किए गए? सबसे पहले भारतीय महिला बैंक। दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। और लास्ट में आया हमारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला।
ठीक, ध्यान रखिएगा कौन कौन से बैंक एसबीआई के साथ मर्ज किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 2008 को स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हुआ है, इसके साथ 19 जून 2009 को आपका स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुआ है। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ने किस किस बैंक को एक्वायर किया था। तो स्टेट बैंक ने टोटल 4 बैंक थे जिनको एक्वायर किया, अपनी ही कंट्री के बैंक थे, छोटे छोटे बैंक थे, उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एसबीआई धीरे धीरे एक्वायर करता चला गया। जैसे सबसे पहले 1969 में, 1969 में एसबीआई ने किसको एक्वायर किया, बैंक ऑफ बिहार। इसके बाद 1970 में नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, इसको भी एक्वायर किया। इसके बाद आते हैं 1975। 1975 में आपका एक बैंक था कृष्णा राम बलदेव बैंक, इसको भी एक्वायर किया। और उसके बाद 1985 में बैंक ऑफ कोचीन, इसको भी एक्वायर किया। तो कितने बैंक को एक्वायर किया, 4 बैंक को, यहां पर लिख देता हूं। 1969 में बैंक ऑफ बिहार, 1969 में बैंक ऑफ बिहार, 1970 में नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, 1975 में कृष्णा राम बलदेव बैंक, 1985 में बैंक ऑफ कोचीन। अब बात कर लेते हैं एसबीआई के गवर्नर के बारे में, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। एसबीआई हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई, एसबीआई के पहले चेयरमैन कौन थे, जॉन मथाई। ये जो मैंने आपको अभी बजट के बारे में पढ़ाया था वहां पर मैंने इनका जिक्र किया था, जॉन मथाई का। ये कौन थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, और यही एसबीआई के पहले चेयरमैन थे, आज की डेट में एट प्रेजेंट एसबीआई का चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। और अगर आपसे पूछ लेता है कि एसबीआई की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन कौन है, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ एसबीआई, क्या नाम है इनका, अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, समझ में आ गया आपको। पूरा एक बार 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, वापस से जो भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बता दिया। इसके बाद कौन कौन से बैंक होते हैं, मतलब बेसिकली आरबीआई है, आरबीआई के 2 अलग अलग कैटेगरी, कौन कौन सी, शेड्यूल्ड बैंक फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में कौन कौन से आते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। फिर कमर्शियल बैंक में कौन कौन से आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, आपके प्राइवेट बैंक आते हैं, आरआरबीज आते हैं, और उसके साथ फॉरेनर बैंक्स आते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक है और साथ में एसबीआई। ठीक है, उसके बाद हमने इसका पूरा एक एक का डेफिनेशन पढ़ा, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, स्टैट्यूटरी बैंक कौन से होते हैं, नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं, रीजनल रूरल बैंक कौन से होते हैं। इसके बाद वहां पर हमने डिस्कस किया आरबीआई में और बाकी सारे बैंक में क्या क्या डिफरेंस होता है। सीधी सी बात आपको बताई, बहुत सिंपल डिफरेंस बताया। क्या बताया, जैसे कि बाकी सारे बैंक्स डायरेक्ट डीलिंग करते हैं पब्लिक से, आरबीआई नहीं करता है। बाकी सारे बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन बांटते हैं, आरबीआई नहीं करता है। बाकी सारे बैंक आपका मेन उनका जो एम है वो क्या है, टारगेट है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं। लेकिन आरबीआई सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको कंट्रोल करता है। और उसके बाद हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने एसबीआई के बारे में डिस्कस किया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम बात करते हैं पिछले साल 1 अप्रैल 2020 को काफी सारे बैंक का मर्जर हुआ है। 1 अप्रैल 2020 को कई सारे बैंक का मर्जर हुआ है। मर्जर होने के बाद आज की डेट में हमारे देश में 12 नेशनलाइज बैंक बचे हैं। 2017 तक जो 27 नेशनलाइज बैंक थे, आज की डेट में 12 नेशनलाइज्ड
बैंक्स बचे हैं। ठीक है, देखिए पीएनबी टुक ओवर ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया टू बिकम द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अभी हमने आपको एसबीआई का बताया कौन कौन से कब कब मर्जर हुए हैं, तो एसबीआई का जो सबसे लास्ट मर्जर हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, जिसमें एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक और एक भारतीय महिला बैंक, इनका मर्जर हुआ। जब ये मर्जर हुआ तो क्या हुआ, एसबीआई जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सबसे बड़ा बैंक बन गया, और इसके साथ साथ वर्ल्ड का 43rd लार्जेस्ट बैंक है आज की डेट में, 43rd लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, या हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया आपका पीएनबी। तो अगर बात करी जाए एसबीआई के बाद हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो वो है पीएनबी। पीएनबी में कौन कौन से आ गए हैं, ध्यान रखना है आपको, पीएनबी में ओबीसी और यूबीआई यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा से कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ठीक है, कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का पार्ट बन गया, कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का पार्ट बन गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक किस में मर्ज हुए हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। किस में मर्ज हुए हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक का पार्ट बन गया है, मतलब कि इसके साथ मर्ज हो गया। ठीक है, तो इतने सारे मर्ज होने के बाद हमारे देश में आज की डेट में बचते हैं कुल 12 नेशनलाइज बैंक, या हम बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक, समझ में आ गया भाई, नेशनलाइज बैंक जितने भी होते हैं ये सब किसका पार्ट होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही तो पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, 4 तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, फॉरेनर बैंक, प्राइवेट बैंक और आपका आरआरबी। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन से आ जाते हैं, एसबीआई भी आ जाता है और नेशनलाइज बैंक भी आ जाते हैं। एसबीआई इज नॉट अ नेशनलाइज बैंक, एसबीआई अलग है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और बाकी नेशनलाइज बैंक अलग है। तो टोटल आज की डेट में कितने हो गए हमारे देश में पब्लिक सेक्टर, या इसको नेशनलाइज बैंक नहीं बोलना चाहिए, इसको हम ये बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि नेशनलाइज बैंक्स तो 11 हैं और एक हमारा एसबीआई है। तो एक तरह से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 हैं, नेशनलाइज बैंक 11 है और एक एसबीआई है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 12 हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं। अब देखिए जो जो मर्ज हुए हैं कौन कौन से हो चुके हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से आ गए हैं, देना बैंक और विजया बैंक। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा पीएनबी, पीएनबी का भी मर्जर हुआ है, किसके साथ हुआ है, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये मिल गए हैं किसके साथ, पीएनबी के साथ। इसके बाद कैनरा बैंक, कैनरा बैंक आपका सिंडिकेट बैंक का पार्ट हो गया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज कर दिए गए हैं किसके साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक जो है वो इसी का ही पार्ट हो गया। ठीक, अब देख लीजिए कौन कौन से बैंक बचते हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनका अभी आपस में किसी से भी मर्ज नहीं हुआ है, मर्जर नहीं हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल हुए हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यहाँ तक पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया लगभग यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से बैंक। अच्छा हाँ, बैंक में एक चीज और होती है जो मैंने आपको भी बताए हैं, अभी आपको पता होगा आज की डेट में कुछ नए बैंक इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, है ना। अभी आगे हम जब ये लिस्ट पूरी पढ़ेंगे तब वहां पर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन कौन से बैंक की टैगलाइन क्या है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बताइए इस बैंक की टैगलाइन क्या है, ये आपको ऑप्शन दे देगा कि ये टैगलाइन लिखी हुई है, बताइए किस बैंक की टैगलाइन है। और इसके साथ साथ बैंक का चीफ, या हम बोल सकते हैं बैंक के हेड, या हम बोल सकते हैं बैंक का सीईओ एंड एमडी, या हम बोल सकते हैं बैंक के चेयरमैन, जो भी टॉप की पोस्ट होती उस पोस्ट पर कौन कौन लोग हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए हम लोग दोस्तों क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर आपके प्राइवेट बैंक हो, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इसकी टैगलाइन क्या है, किस बैंक का क्या टैगलाइन है, उसके चीफ कौन है, कौन उसका चेयरमैन है, कौन उसका एमडी सीईओ है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या फिर पेमेंट्स बैंक हो। तो चलिए अभी एक काम करता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी समझा देता हूँ। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक ये क्या
हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोशिश रहेगी कि आपका कुछ भी छूटे ना, बट हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको तो डिस्कस करना जरूरी है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली। देखिए बैंक के बारे में सारा कुछ बता दिया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक और ये सब कुछ बता दिया है। अभी क्या है, अभी आपको बता देता हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये यहाँ पर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको लोन भी मिलता है। लेकिन क्या है, ये छोटे छोटे यूनिट्स के लिए, मतलब बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए अगर लोन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल बैंक है। छोटे छोटे बैंक्स हैं, एक लिमिट रहती है इनकी, आप इतना डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको लोन चाहिए इतना, तो आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है आप नेशनलाइज बड़े बड़े बैंक में जाएं तो आपका बहुत छोटा सा बिजनेस है तो आपको लोन देने से ही मना कर देंगे, तो उनके लिए बने हुए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे आपको पता होगा फाइनेंशियल जो आपकी कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी फाइनेंस की कंपनीज होती हैं, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आप यहाँ से भी लोन वगैरह ले सकते हैं, यहाँ डिपॉजिट भी कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम पेमेंट्स बैंक की। अब पेमेंट्स बैंक क्या है, पेमेंट्स बैंक बिल्कुल बैंक की तरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती, जैसे कि ये आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, ये आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, यहाँ से आपको लोन नहीं मिल सकता है, लोन नहीं देते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, आपको एटीएम कार्ड या जिसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं, आपको इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग आपको मिल जाएगी, इसके साथ मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर आप पैसे जमा भी कर सकते हैं, मतलब कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है, वो है 1 लाख रुपए बस। ये होते हैं पेमेंट्स बैंक। ठीक है, कौन कौन से अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपको पता होगा आप पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल का पेमेंट्स बैंक है, आपका आईपीपीबी है, पोस्ट ऑफिस जो है हमारा उसका पेमेंट बैंक है, लेकिन अभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रहा है। आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पेमेंट्स बैंक हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे पूरी लिस्ट में वहां पर। अभी बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी जरूरी है। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,